Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the day 3 class of our complete course related to HSSC PGT CS screening. This course is equally important for UGC NET Computer Science aspirants as well as KVS PGT, UPPSC Computer Lecturer and DSSB TGT PGT aspirants. So let's get started. तो सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसमें हमने देखा ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसमें मैथमेटिकल लॉजिक हमने कवर कर लिया है और उसके बाद हमने कवर किया काउंटिंग थ्योरी। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसे हम जल्दी में नहीं करेंगे, इसे आराम से 2-3 क्लासेस में करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2016 में जो एग्जाम हुआ था वहां पर आए थे 4 क्वेश्चंस। ठीक है, सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस से टोटल 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं अगर 30 क्वेश्चंस टोटल थे कंप्यूटर साइंस में से, उसमें से अगर 4 क्वेश्चंस इस सिंगल टॉपिक में से आए हुए हैं। ठीक है, आगे फर्दर ये सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस अलग अलग भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये सारे आते सेट थ्योरी में ही है। ठीक है, तो इसमें से टोटल 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वेटेज रहा इस टॉपिक का। तो अकॉर्डिंगली ही हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। फर्दर आपके पास ग्रुप थ्योरी से था, ट्रीज से थे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2016 में स्क्रीनिंग का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे सेट्स और रिलेशन से रिलेटेड। तो देखिए पहला क्वेश्चन था द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ द पॉसेट। एक सेट दिया हुआ है जिसमें डिविजिबिलिटी के साथ रिलेशन है, उसमें बताना था कि मैक्सिमल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए 4 ऑप्शंस थी यहाँ पे, डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हम एक बार टॉपिक कवर करने के बाद डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बोल भी दूं कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की बजाय एक सीक्वेंस में ही चलेंगे। वहाँ पे आप अपने आप मुझे आंसर बताएंगे कि सी आंसर है। ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था द सबसेट रिलेशन डिफाइंड ऑन अ पावर सेट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, इक्विवेलेंस, इररिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली या पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है, तो ये जो सबसेट रिलेशन है ये हमने बताना था पावर सेट के ऊपर क्या रहेगा इनमें से। ठीक है, तो इसे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर वैसे पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लेट कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए बी 16। कार्डिनलिटी ए सेट की क्या है, 16 है। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लासेस हैं डिफरेंट वहां से क्रिएट की हुई। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, जो इक्विवेलेंस डिफरेंट क्लासेस होती हैं उनका यूनियन किसके इक्वल होता है, जो सेट होता है उसके इक्वल, और इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो इक्विवेलेंस डिफरेंट क्लासेस हैं वो उसका कार्डिनलिटी क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और इन्होंने हमारे से क्या पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच इक्विवेलेंस क्लास, कि हर क्लास में जो इक्विवेलेंस डिफरेंट क्लासेस बनेंगी उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हर क्लास में। ठीक है, तो ऑप्शंस दी हुई थी डिफरेंट 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर 4 बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। पहले एक बार देखेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, द लर्निंग प्लेटर सीएस की तरफ से एक ऑनलाइन लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वेस्ट पे ही स्टार्ट किया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे हम उतना रेगुलर नहीं स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है 1 फरवरी 2022 से। तो ये बैच रहेगा बेसिकली HSSC PGT CS स्क्रीनिंग के लिए। और अगर आप साथ के साथ UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या आप प्रिपेयर कर रहे हैं UPPSC कंप्यूटर लेक्चरर के लिए, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके भी अलग से बैचेस बनेंगे। ठीक है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो देखिए आपको इसमें प्रोवाइड क्या क्या कराया जाएगा एक बार वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए क्लासेस जो रहेंगी वो लाइव रहेंगी। ठीक है, तो और लाइव क्लासेस अगर आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड उसके मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, तो आप रिकॉर्डेड सेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आपको मिल जाएंगी PDF सभी सेशंस की, और साथ में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट सीरीज़। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। ठीक है,
रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे मॉक टेस्ट, क्योंकि एक प्रैक्टिस जो है एमसीक्यूज़ की वो ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट टेस्ट जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो आपका जो है चांसेस डबल हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के। तो देखिए यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, उसके पीडीएफ्स मिल जाएंगी और मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक, तो जो ये कोर्स रहेगा देखिए ये पेड रहेगा और इसके जो फीस रहेगी वो रहेगी 2499। ठीक है, कंप्लीट कोर्स की आपकी फीस रहेगी 2499, जिसमें कंप्यूटर के आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस विद मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप कोशिश करिए इसको आप 25 जनवरी तक रजिस्टर करा लीजिए अगर आप कराना चाह रहे हैं, पेड क्लासेस लेना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पे बने रहिए, यूट्यूब पे हम सारा कंटेंट अपना ऑलमोस्ट कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है आपका लाइव इंटरेक्शन रहता है, पीडीएफ्स मिल जाती हैं और साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे काफ़ी सारे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 25 जनवरी तक आप ट्राई करिए, रजिस्ट्रेशंस करा लें। ठीक है, 25 जनवरी तक आपकी फ़ीस रहेगी 2499। ठीक है, और साथ के साथ देखिए क्योंकि लाइव क्लासेस रहेंगी, इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस में एक लिमिट रहती है स्टूडेंट्स की, तो जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे लगता है क्लास में होने चाहिए, जब उतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मैं बैच क्लोज़ कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है कि कोई भी कम मर्जी देख रहा है, तो लाइव क्लास अगर मिल रही है तो होपफुली मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव ही लेना पसंद करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डाउट्स क्या होते हैं उसमें साथ के साथ क्लियर हो जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और माइंड में आ रहा है, तो वो सब चीज़ें साथ के साथ क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी अगर कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सेट्स। तो सेट क्या है? बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, कई बार सिंपल एक डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए सेट क्या है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन है डिफरेंट एलिमेंट्स का। सेट को जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें किस तरह से लिखते हैं? सेट ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? सेट ब्रैकेट होती है, उसमें हम सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं? लिस्ट करते हैं। और इन केस आपके जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होता है, उनको ऑर्डर चेंज हो जाता है, या जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिपीटेडली हम यूज़ करें, अगर हम लिखते हैं 1 2 2 3, या हम सेट में एलिमेंट्स को कर देते हैं 3 2 1, तो उससे सेट में क्या है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं या जो भी ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो चेंज हो रहा है, तो उससे सेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही कंसीडर होगा। एन ऑब्जेक्ट में भी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, नेम्स एक्सेट्रा, तो हमारे ये सब चीज़ें आ सकती हैं सेट्स में। सेट थ्योरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेवरल अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी लाइक काउंटिंग थ्योरी, रिलेशंस, ग्राफ थ्योरी एंड फाइनाइट स्टेट मशीन्स। तो हम देख पा रहे हैं क्या एप्लीकेशंस रहती है, कहाँ कहाँ हमारे सेट्स यूज़ होते हैं। तो देखिए सेट्स काउंटिंग थ्योरी में भी यूज़ होते हैं, रिलेशंस में भी यूज़ होते हैं, ग्राफ थ्योरी में, और साथ के साथ फाइनाइट स्टेट मशीन्स में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेट्स के। तो देखिए अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो ये एक सेट बन गया सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का। अ सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मर्करी, वीनस, अर्थ, वो सब क्या बन गए? एक सेट बन गया सब किसका? प्लैनेट्स का। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, एक सेट बन जाएगा सभी स्टेट्स का। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उन सभी स्टेट्स का हमने क्या बना लिया? एक सेट बना लिया। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल द लोअर केस लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, तो हमने इसी तरह से ABCD इनका क्या बना लिया? अप टू Z का एक सेट बना लिया। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल्स हैं? सेट के एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को वो दो तरह से करते हैं, एक तो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म होती है और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या जिसे हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ये फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रेसेस एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। तो देखिए यहाँ पे हम ब्रेसेस में ही जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे
उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली, ठीक है। इफ अगर हम बोलते हैं इफ a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10, then in the roster form it can be represented as a is equals to 1 3 5 7 9। इसी तरह से अगर हम इवन नंबर्स बोलेंगे तो आ जाएंगे लेस देन 10 में हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है। लेस देन 10 में 2 4 6 8 हमारे पास आ गए इवन नंबर्स। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम वॉवल्स कह रहे हैं तो वो क्या किस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम, in this form of representation we list the properties fulfilled by all the elements of the set। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टीज लेते हैं और रोस्टर फॉर्म में हमने क्या लिया था, डिफरेंट एलिमेंट्स स्पेसिफाई किए थे, ठीक है। जब भी हम सेट स्पेसिफाई कर रहे हैं तो एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये आपकी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, और ये वाली फॉर्म है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम प्रॉपर्टी मेंशन कर रहे हैं और जहाँ हम एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं वो हमारी होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। सो इस तरह से हम देते हैं जहाँ पे एक्स है हमारा वो सब एलिमेंट जो सेटिस्फाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है पी उसे, तो वो सब एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे इस सेट में, ठीक है। तो इसे हम कैसे बोलते हैं, द सेट ऑफ दोज एंटायर एक्स सच दैट ईच एक्स हैज प्रॉपर्टीज पी। इफ बी इज इक्वल्स टू 2 4 8 16 32, तो इसमें सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, तो अगर हम इसे देखें तो ये क्या है, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4 एंड 2 raised to power 5, ठीक है। तो ये 2 raised to power n की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी वैल्यू n की वेरी कर रही है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो देखिए हमें इसे इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है, वो सभी x जो जहाँ पे x किसकी इक्वल है, 2 raised to power n की इक्वल है, और n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और साथ के साथ जो हमारे n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से 5 तक लाई करेगी, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू दिया हुआ है तो 1 और 5 भी इंक्लूडेड होंगे। अगर इक्वल्स टू नहीं दिया होता इन दैट केस आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती और लेस देन 5 होती, ठीक है। तो उस केस में हमारी वैल्यूज 2 3 4 बनती सिर्फ। तो यहाँ इक्वल्स टू दिया है तो 1 और 5 भी हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी रिप्रेजेंटेशन है और प्रॉपर्टी सेट करके उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं। इसी तरह से देखिए अगर सेट AEIOU लिखा है हमने तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वेयर एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे एक्स क्या है, वॉवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ये एक हमने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। तो दो फॉर्म्स है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की, सेट बिल्डर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म जिसे रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। तो इस फॉर्म में आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम डायरेक्ट एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टैंडर्ड नोटेशंस। तो देखिए ये जो नोटेशन है ये आपकी नोटेशन है बिलोंग्स टू की। तो यहाँ पे अगर एक एलिमेंट है एक्स तो हम इसके लिए अगर लिख रहे हैं बिलोंग्स टू ए, टू एक्स बिलोंग्स टू ए, या हम इसे बोल सकते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर इसे हमने कट कर दिया तो दैट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर हमारे पास ये सिंबल आ जाता है तो ये क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये क्या है आपके पास, एम्प्टी सेट एंड देन यूनिवर्सल सेट। एन क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या है नेचुरल नंबर्स। देन हमारे पास है आई क्या रहता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 0 ऐड कर देते हैं, ये हमारे क्या थे नेचुरल नंबर्स, और अगर 0 ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। और 0 के बाद अगर हम इधर -1 -2 -3 अपनी नंबर लाइन में ऐड कर दिया तो ये सब क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। ये सब क्या बन गए, इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ठीक है। होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स जो हैं ये सब मिलके क्या बन जाएंगे, आपके इंटीजर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से। देन आई नॉड है आपके पास, ये क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स। तो देखिए इसमें इस केस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले रहे हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी ले रहे हैं, लेकिन 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। -1 -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक
1 से 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सब आपके क्या बन जाएंगे, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। और अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो ये सारे आपके क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका सेट अगर हम लेते हैं तो कैसे डिनोट करेंगे, आई प्लस। इसी तरह से हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो हम सी लिखेंगे, और नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो सी नॉट। रैशनल नंबर्स, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए हम क्या लेंगे, क्यू, क्यू नॉट एंड क्यू प्लस। सेट ऑफ रियल नंबर्स, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए लेंगे आर, आर नॉट एंड आर प्लस। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। तो किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, वर्टिकल बार्स होते हैं हमारे पास, तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी को। और वो क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। कार्डिनैलिटी किसी भी सेट की क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी सेट लिया है, सपोज एक सेट लिया हमने एस, जिसमें हमारे पास है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, वॉवल्स हैं, तो आपके पास इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 5। सो द नंबर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द कार्डिनल नंबर। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। इफ अ सेट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इज कार्डिनैलिटी इज इन्फिनाइट, ठीक है। तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इस सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो गई, 4। इसी तरह से ये एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हमें दिया हुआ है कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ वाई, ये क्या डिनोट करेगा कि दोनों की कार्डिनैलिटी, दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी क्या है, सेम है। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाई सेट में है, ठीक है। अगर हमें दे दिया जाता है लेस देन इक्वल्स टू, कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स की कार्डिनैलिटी है वो लेस देन इक्वल टू है वाई की कार्डिनैलिटी से, ठीक है। तो इट मीन्स जो एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो या तो कम होंगे वाई के एलिमेंट्स से, वाई सेट के एलिमेंट्स से, या उसके इक्वल होंगे, इक्वल टू के होने से वो इक्वल भी हो सकते हैं। और अगर इक्वल टू नहीं है तो देखिए इसका मतलब क्या है, जो एक्स की कार्डिनैलिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एक्स में रहेंगे वो कम रहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई से। अगर हमें गिवन है कि कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ वाई एंड this cardinality of x is greater than equals to cardinality of y, that means cardinality of x is equals to cardinality of y। तो इस तरह के सेट्स को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। ये आगे हम देखेंगे इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट सेट, अ सेट विच कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो सेट हमेशा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है जहाँ पे हमारे पास x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 50 होगी, बट लेस देन क्या होगी, 70 होगी, ठीक है। तो 51 से लेकर 69 तक जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इस सेट में आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हमारे पास 10 एलिमेंट्स हो, 20 एलिमेंट्स हो, 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, लेकिन एक फिक्स नंबर होना चाहिए। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। और इन केस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो आपका सेट क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कि x हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर है, ठीक है, और वो ग्रेटर देन 10 है। तो ग्रेटर देन 10 में 11, 12, 13, 14 अप टू इनफाइनाइट हम चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। दैट्स वाई इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो अभी देखिए कि अगर हर एलिमेंट जो हमारा ए में प्रेजेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो बी में भी प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से हम डिनोट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी।
और यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा ए का। ठीक है, एक सबसेट हो गया और एक क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए में हमारे पास 1 और 2 है, बी में 4 2 1 है, तो देखिए ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है बी सेट में। ठीक है, जितने भी ए में एलिमेंट्स है वो सब प्रेजेंट है बी में, तो ए सबसेट बन जाएगा। इनकेस हमारे पास होता है ए में 1 2 3 और बी में हमारे पास होता है 3 और 2। ठीक है, बी में होता है 3 और 2, तो क्या हो जाता, बी बन जाता सबसेट ए का। उस केस में क्या बन जाता, बी सबसेट बन जाता ए का। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, ध्यान से देखिए। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट, जो भी सेट है वो अपने आप का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अगर हम कहें 1 2 तो ये सेट क्या है, सबसेट है अपने आप का ही, तो इसका मतलब ए जो है वो अपने आप का सबसेट तो हमेशा ही रहेगा। अगर बी कोई सेट है तो बी अपने आप का सबसेट हमेशा रहता है। ठीक है, ए अपने आप का सबसेट हमेशा रहेगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि उसके इक्वल तो हमेशा ही रहेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इस सिंबल की बात की है, अभी आगे फर्दर इस सिंबल की बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमेशा एक जो सेट है वो अपने आप का सबसेट रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, द नल सेट, दैट इज दिस 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट भी हमेशा हर सेट का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ये भी क्या रहेगा, हमेशा सबसेट रहेगा। कोई भी सेट आप ले लो, ए बी सी डी कोई भी सेट ले रहे हैं तो नल सेट भी हमेशा सबसेट रहता है किसी भी सेट का। ठीक है, हर सेट का सबसेट रहेगा, नल भी और वो अपने आप भी। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए विल बी अ सबसेट ऑफ सी। अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है, ए में अगर हमारे पास है 1 और 2, बी में हमारे पास है 1 2 3 4 और सी में हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। ठीक है, और बी किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये क्या कहती है, अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैव एन 2⁴ n सबसेट्स। तो कोई भी अगर फाइनाइट सेट आपके पास आ जाता है और आपको बोला जाता है उसके कितने सबसेट्स होंगे, तो हमेशा आपने क्या कैलकुलेट करना है, 2⁴ n कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ए में आपके पास 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं और आपको इसके सबसेट्स बताने हैं कितने होंगे, सो यू विल बी कैलकुलेटिंग 2⁻3। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ अगर सबसेट्स कैलकुलेट करें तो कैसे आएंगे, 2⁻3 दैट इज 8। टोटल इस सेट के लिए टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि अगर हमें एक सेट गिवन है ए, तो कौन कौन से सबसेट्स होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कहा 5 भी सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट्स में आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, एक 5 सबसेट होगा इस सेट का, और साथ ही साथ हमने देखा वो सेट भी अपने आप का सबसेट होगा। तो दैट मीन्स 1 2 3 भी क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इसके बाद 1 भी सबसेट होगा और 2 भी सबसेट होगा, देन 3 भी होगा। सिंगल एलिमेंट देखें तो 1 2 3 सबसेट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 2 सबसेट होगा, 2 3 सबसेट होगा एंड 3 1 सबसेट होगा। ठीक है, तो ये टोटल 8 बन जाएंगे सबसेट्स इस ए सेट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसेट्स फाइंड आउट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमने देख लिया 2⁻n से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसेट अब आपने निकालने, नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं, 3 एलिमेंट्स अगर हों तो कितने हो जाएंगे, 2⁻3 दैट इज 8। इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करने हैं फॉर द सेट हुज कार्डिनल नंबर इज 5, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है। सो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2⁻5, सो दैट विल बी 32। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट। तो देखिए प्रॉपर सबसेट में आपके पास क्या रहेगा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अगर हम लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2, तो यहाँ पे ए आपका सबसेट तो है।
ठीक है, ए बी का सबसेट है क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट के लिए हम सिंबल यू वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट वो नहीं है। अगर वो इक्वल है तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट वो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दी जा रही है, देखिए क्या कहता है प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए अगर सबसेट है बी का लेकिन साथ के साथ ए बी के इक्वल नहीं है, ओनली इन दैट केस ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का और बी सबसेट नहीं है ए का, देन देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। ठीक है, अगर ए प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है, अगर ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, अगर हमने ए में 1 2 लिया और बी में 1 2 लिया तो इट मीन्स तो ये प्रॉपर सबसेट है ही नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर प्रॉपर सबसेट होगा ये, इट मीन्स अगर हम क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट होगा, तो इट इज़ नेसेसरी कि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में अवेलेबल नहीं है लेकिन बी में है। ठीक है, सो इफ ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन बी इज नॉट अ and b, then b is not a subset of a, that means there is at least one element in b which is not in a। तो एक एलिमेंट ऐसा होगा ही होगा जो b में होगा लेकिन a में नहीं होगा। सो जो नल सेट रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, प्रॉपर सबसेट रहेगा हर एलिमेंट का। अगर आपके पास है a 2 3 4 और b में है 2 3 4 5, तो देखिए a क्या है, प्रॉपर सबसेट है b का। अगर हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1 2 3, हेयर y इज द सबसेट बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। ठीक है, हम y को सबसेट बोल सकते हैं x का और x को भी सबसेट बोल सकते हैं y का, लेकिन ये क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, y इज सबसेट ऑफ x, लेकिन इस केस में हम कैसे लिखेंगे, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब आपको नंबर निकालना है प्रॉपर सबसेट्स का। ठीक है, तो हमने देखा था नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं अगर हमें कोई भी सेट दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर n, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन किया तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आपका ये नहीं होगा। अगर एक ए सेट है, अगर ए सेट है तो उसका क्या प्रॉपर सबसेट ये हो सकता है, नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट उसके क्या होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा और 3 1 होगा। इस तरह से होंगे ताकि हमारा इस सेट में कोई एक एलिमेंट ऐसा रहे जो एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है ना, कोई भी एक हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी वो वाला सेट नहीं बनेगा जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स हों। तो माइनस क्या करेंगे, हम 1 करेंगे। जो सेट इटसेल्फ हमने एक सबसेट लिया है वो कभी भी प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, इसलिए प्रॉपर सबसेट्स होंगे आपके पास 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो देखिए अगर आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स उस सेट के जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 32 एंड देन वी हैव 64 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 63। तो कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे, अगर सेट में 6 एलिमेंट्स हैं 63 प्रॉपर सबसेट्स होंगे और 64 क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। इसी तरह से अगर कार्डिनल नंबर 4 है, इन दैट केस 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 16 माइनस 1 दैट इज 15। ठीक है, 15 हो जाएंगे आपके पास प्रॉपर सबसेट्स, अगर 4 है आपका कार्डिनल नंबर और 16 हो जाएंगे सबसेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल सेट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट और एप्लीकेशन। All the sets in that context or application are essentially subsets of this universal set। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स जो हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं, यूनिवर्सल सेट हो जाता है अगर किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो, और आगे फर्दर उसमें सबसेट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगी चीज़। तो देखिए यू को हम क्या रिप्रेजेंट करें, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्स में क्या हो गया, जितने भी एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स को हम ले रहे हैं। एक सेट हम बना लेंगे जिसमें हमने क्या लिया, सेट ऑफ मैमल्स ले लिए। एक सेट आपका बन जाएगा जिसमें हम सेट ऑफ फिशेस लेंगे सिर्फ, ठीक है, एक सेट में सेट ऑफ फिशेस ले रहे हैं, एक सेट में सेट ऑफ मैमल्स ले रहे हैं, और एक सेट में हमने सेट ऑफ इंसेक्ट्स लिए है सपोज। और सबका कलेक्शन क्या हो जाएगा, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सबको कलेक्ट अगर हम कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर द अदर 4 सेट्स। तो इनमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हमारे को यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट है बाकी 4 सेट्स के लिए। तो देखिए, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट आपका रहेगा सेट ऑफ इंटीजर्स। उसी में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, उसी में नेचुरल नंबर्स आते हैं, साथ ही उसी में ही ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे और साथ ही इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट वी हैव एम्प्टी सेट और नल सेट। एन एम्प्टी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट में कभी भी कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट इज फाइनाइट। ठीक है, यहाँ फाइनाइट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट हमेशा आपका क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा। कार्डिनैलिटी एम्प्टी सेट की क्या होगी, 0 होगी। कार्डिनैलिटी क्या होगी एम्प्टी सेट की, 0 होगी। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 8। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो 7 से बड़ा और लेस देन 8 होगा, तो देखिए कोई भी नंबर नहीं है तो वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, इसी वजह से क्या हो गया, एम्प्टी सेट। और ये आप याद रखना, एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है और उसकी कार्डिनैलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। सिंगलटन नाम से पता चल रहा है जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा, सिर्फ 1 एलिमेंट होगा। सिंगलटन सेट और यूनिट सेट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। अ सिंगल सेट इज डिनोटेड बाय एस, स्मॉल एस। और यहाँ पे देखिए इसमें आपके पास क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है और वो ग्रेटर देन किससे है, 7 से, और लेस देन किससे है, 9 से। तो उसमें हमारे पास सिंगल एलिमेंट आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका सिंगलटन सेट या जिसे हम बोलते हैं यूनिट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए, इफ 2 सेट कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, अगर 2 सेट्स में सेम एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 1 2 6 है और इसमें भी 1 2 6 है, बस ऑर्डर चेंज है। ठीक है, तो अगर दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं तो वो सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। ठीक है, इन दैट केस वो सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। और इक्विवेलेंट सेट कब होंगे, जब कार्डिनैलिटी 2 सेट्स की क्या होगी, सेम होगी। इन दैट केस दे विल बी इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 2 6 3 एलिमेंट्स हैं ए सेट में और 16 17 22 3 एलिमेंट्स हैं बी सेट में। तो देखिए ये जो हमारे 2 सेट्स हैं ये क्या हैं, इक्विवेलेंट है, बिकॉज इनकी कार्डिनैलिटीज़ क्या हैं, सेम है। दोनों में 3 हैं एलिमेंट्स, तो दोनों की कार्डिनैलिटी क्या है, 3 है। अगर एलिमेंट सेम होंगे तो वो इक्वल सेट होगा, लेकिन अगर कार्डिनैलिटी सेम होगी तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। Next we have overlapping set. 2 sets have at least 1 common element are called overlapping sets. ठीक है, अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों सेट्स में कॉमन है, अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में कॉमन है, तो 2 सेट क्या बोले जाएंगे, ओवरलैपिंग सेट बोले जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम ये वाले डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर ए यूनियन बी हमें निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेट्स का जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें ऐड कर लेंगे और माइनस कर देंगे जो उनका इंटरसेक्शन है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से हम इंटरसेक्शन जो ए यूनियन बी है वो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें आगे वेन डायग्राम से देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, ए में हमारे पास 1 2 6 है और बी में 6 12 42 है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 6, तो दैट मीन्स ये दो सेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स। अगर 2 सेट्स हम लेते हैं ए और बी, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन।
ठीक है, सिंगल एलिमेंट भी अगर कॉमन नहीं है, दोनों सेट्स क्या हैं, सेपरेट है एक दूसरे से, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, वो सेट क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, अगर यूनिवर्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो ओवरलैपिंग थे वो किस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। ठीक है, उनमें कुछ कॉमन होगा, लेकिन डिसजॉइंट सेट्स होंगे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। तो अगर ये एग्जांपल देखें हम, ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 6 और बी में है 7 9 14, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में, तो ये सेट हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट वी हैव पावर सेट। पावर सेट ऑफ अ सेट S is the set of all subsets of S including the empty set। तो पावर सेट क्या है, किसी भी सेट का उसके सभी सबसेट्स का सेट। ठीक है ना, पावर सेट क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट। तो देखिए हमने अभी सबसेट्स देखते हुए देखा था 1 2 3 के डिफरेंट सबसेट्स क्या रहेंगे, 5 रहेगा एक सबसेट, देन 1 रहेगा, उसके बाद हमारे पास रहेगा 2 3, सिंगल एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे 0 एलिमेंट, देन 1 2, आफ्टर दैट 2 3 एंड 3 1, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये सब क्या है, सबसेट्स हैं इस पर्टिकुलर सेट के। ठीक है, ये सेट है ए, इसके सबसेट्स हैं ये। तो इन सभी सबसेट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करेगा, पावर सेट। ठीक है, ये क्या है, जिसमें हमने एक सेट में, ठीक है, जिसमें हमने एक सेट में सभी सबसेट्स को ले लिया, वो क्या हो जाएगा, पावर सेट। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी क्या होगी पावर सेट की, तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सिक्स्थ एलिमेंट, सेवेंथ एलिमेंट और ये एट्थ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें, 2 raised to power n। तो इसका मतलब कार्डिनैलिटी पावर सेट की क्या हो जाएगी, 2 raised to power n हो जाएगी। ठीक है, तो पावर सेट इज डिनोटेड एज PS। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर अ सेट S इज इक्वल्स टू ABCD, इसके डिफरेंट सबसेट्स कैलकुलेट अगर हम करें, जैसे हमने यहाँ 3 के लिए किया, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 0 एलिमेंट अगर लेते हैं तो 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। 1 के लिए ABCD अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए, देन 2 एलिमेंट्स अगर लेते हैं, 2 एलिमेंट्स के साथ सबसेट्स कौन कौन से बन जाएंगे, AB बन जाएगा, देन AC बन जाएगा, AD बन जाएगा, BC बन जाएगा, BD बन जाएगा, है ना। तो ये सब बन जाएंगे हमारे सबसेट्स 2 एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह से हम सबसेट्स बनाएंगे 3 एलिमेंट्स के साथ, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, ABC हो जाएगा, BCD हो जाएगा, ACD हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट हम क्या बना लेंगे, सबसेट्स बना लेंगे 3 एलिमेंट्स के साथ। और फिर हमारा सबसेट बन जाएगा 4 एलिमेंट्स के साथ, जो खुद से सेट है वो भी क्या है, सबसेट है। ये वाला सेट आपका प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट्स हमारे कितने बनते हैं, 2 raised to power n-1, लेकिन सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 raised to power n। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कैलकुलेट हो गए सभी सबसेट्स इस पर्टिकुलर सेट के लिए, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं ABCD। अब इन सभी का जो सेट है वो क्या बन गया हमारा, इन सभी का सेट क्या बन गया, पावर सेट। ठीक है, इन सब का सेट क्या बन गया, पावर सेट फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं हम कार्डिनैलिटी इसकी क्या रहेगी, 2 raised to power 4 दैट इज 16। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है यहाँ पर, द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ठीक है, पावर सेट क्या रहेगा एम्प्टी सेट का भी, वही खुद से। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी भी क्या रहेगी वैल्यू, 2 raised to power 0, कोई भी एलिमेंट नहीं है एम्प्टी सेट में, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इवन देन पावर सेट उसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। 2 raised to power 0 लगेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या लगेगा, पावर सेट क्या बन जाएगा, ये एम्प्टी सेट ही एक क्या बन जाएगा, अपने आप में सेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। तो देखिए कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 2013 में आया हुआ है UGC नेट में। द पावर सेट ऑफ A यूनियन B वेयर A इज इक्वल्स टू, एक सेट दिया हुआ है 2 3 5 7 एंड B सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 5 8 9 इज, और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास।
ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, जिसका हमने पावर सेट कैलकुलेट करना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 देन 3, उसके बाद 5 7 8 एंड 9। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये देखिए 6 हैं। तो पावर सेट के लिए हमें क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर 6 जो किसके इक्वल आ जाएगा, 64 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, 64। Next we have Venn diagrams. Venn diagram was invented in 1880 by John Venn. ठीक है, तो जॉन वेन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, तो देखिए इसी वजह से इसका डायग्राम का नाम क्या पड़ा, वेन डायग्राम्स। ठीक है, सो इट इज़ अ स्कीमेटिक डायग्राम दैट शोज ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट मैथमेटिकल सेट्स। तो अगर एक ही यूनिवर्स में लाई कर रहे हैं डिफरेंट मैथमेटिकल सेट्स, तो उनके बीच में ये क्या शो कर रहा है, लॉजिकल रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा डायग्राम है जो शो कर रहा है लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैथमेटिकल सेट्स। जैसे हम डेटाबेस में पढ़ते हैं ईआर डायग्राम्स क्या शो करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। यहाँ पे वेन डायग्राम क्या शो कर रहा है, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैथमेटिकल सेट्स। तो देखिए ये एग्जाम्पल है हमारे वेन डायग्राम्स के। ठीक है, तो इन्हें देख लेते हैं आगे फर्दर। तो देखिए सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं सेट के ऊपर। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेट यूनियन अगर हम बात करते हैं तो सेट यूनियन हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। इसमें वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे चाहे वो ए से बिलोंग करते हैं या बी से करते हैं या दोनों से करते हैं। ठीक है, वो सब एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में। सो दिस इज ए यूनियन बी वेयर वी कैन स्पेसिफाई इट एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो अगर हमारे सेट में ए में एलिमेंट्स है 10 11 12 13, बी में है 13 14 15, ए यूनियन बी में क्या हो जाएंगे, 10 11 12 13 कॉमन है, 13 14 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 11 और 12 यहाँ लाई करेंगे एक वाले, और 13 कहाँ है, दोनों में है, तो 13 यहाँ आ जाएगा, एंड देन 14 और 15 आपके यहाँ पे आ जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, और ये कंप्लीट क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट ए यूनियन बी। तो ये किस तरह का सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, ये किस तरह के सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर यहाँ पे 13 ना होता, ठीक है, तो ये सेट्स किस तरह के हो जाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स हो जाते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, अभी ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव सेट इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन में वो सब एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों जगह बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, जो दोनों सेट्स से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ए और बी से जो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसे हम डिनोट करें इस तरह से, और x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, वो दोनों जगह बिलोंग करता होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। सो इफ x इज a इज 11 12 13, b इज 13 14 15, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हमने हाईलाइट किया हुआ है ये क्या है, a इंटरसेक्शन b। ये पोर्शन क्या है, a इंटरसेक्शन b। नेक्स्ट वी हैव सेट डिफरेंस या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या रहता है, देखिए सेट डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी से, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है, इन दोनों सेट्स का सेट डिफरेंस क्या बनेगा, हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी से, और उसमें क्या रहेंगे, सिर्फ वो एलिमेंट्स जो ए में है बी में नहीं है। ठीक है, वो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, ए माइनस बी। इसी तरह से वो सब एलिमेंट्स जो बी में है और ए में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ए में नहीं है, वो सब क्या हो जाएंगे, बी माइनस ए। ठीक है, जो ए में है और बी में नहीं है वो क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी। ए में है और बी में नहीं है वो ए माइनस बी, और जो बी में है और ए में नहीं है वो क्या हो जाएंगे, बी माइनस ए। तो देखिए ए माइनस बी को हम कैसे लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स मस्ट नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है ना, एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स ए से बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ए अगर 10 11 12 13 है, बी 13 14 15 है,
तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 10, 11, 12 और b माइनस ए क्या हो जाएगा 14, 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, तो यहाँ पर ये भी कॉम्यूटेटिव नहीं रहता है, सेट डिफरेंस आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है, दैट मीन्स a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं है, तो ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, सब्ट्रैक्शन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपका जो है ये क्या है a माइनस बी और ये क्या है b माइनस ए, ये वेन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a माइनस बी और ये क्या है b माइनस ए। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये क्या था आपका सेट डिफरेंस, ये क्या है सेट डिफरेंस या जिसे हम कह सकते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाम याद रखने आपने, ये क्या है सेट डिफरेंस जिसमें हम लिख रहे हैं a माइनस बी या b माइनस ए। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है सेट डिफरेंस या जिसे हम बोल रहे हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए ये क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन ए और बी। वो सब एलिमेंट्स इसमें आएंगे जो ए में बिलोंग करते हैं या बी में करते हैं लेकिन दोनों में नहीं करते हैं। दैट मीन्स जो हमारा इंटरसेक्शन है वो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कहाँ से ए यूनियन बी से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं आपके पास कौन से आएंगे, ये वाला पोर्शन रहेगा और साथ में ये वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, ये दोनों पोर्शंस रहेंगे और ये वाला पोर्शन जो है हमारा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी कंप्लीट है, उसमें से हमने क्या किया इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या किया माइनस कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। वो क्या बन जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से या कई बार इस तरह से भी कर देते हैं रिप्रेजेंट, दोनों वेज होते हैं। ठीक है, तो ये किसका सिंबल रहेगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का, और ये क्या होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स वो सभी एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करते हैं और बी में करते हैं लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में नहीं करते हैं, वो आ जाएंगे आपके सिमेट्रिक डिफरेंस में। तो देखिए ए अगर हमने लिया ए बी सी डी, बी अगर ले लेते हैं हम ए बी एल एम, तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स जो दोनों में नहीं आ रहे, तो ए दोनों में आ रहा है इसे कट कर देंगे, बी दोनों में आ रहा है इसे कट कर दिया, तो सी डी एल एम आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं है जो दोनों का, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में सी डी एल एंड एम। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट हम डिनोट करते हैं इस तरह से, और वो सब एलिमेंट्स आ जाते हैं जो एक सेट में नहीं है। ठीक है ना, जो उस सेट में नहीं है वो सब एलिमेंट्स हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट उस सेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे यूनिवर्स में से बेसिकली हमने क्या किया है ए माइनस कर दिया, तो अगर ये एलिमेंट्स थे ए में तो ये पूरा क्या है यूनिवर्स, तो यहाँ से हमने क्या किया ए माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। So more specifically a complement is U minus A, universe minus A, where U is universal set which contains all objects. For example, if A X belongs to set of odd integers and A complement Y does not belongs to set of odd integers. ठीक है, तो यहाँ पे अगर A odd integers हैं तो A complement क्या हो गया odd integers नहीं है। ठीक है ना, वो सब और कोई इवन इंटीजर्स हैं या ऑल कुछ और इंटीजर्स हैं जो भी हैं, लेकिन इसमें जो भी सेट है इसमें ऑड इंटीजर्स नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आगे इसी से हमारे पास क्या आ जाएंगे रिलेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट n नंबर ऑफ सेट्स अगर हैं हमारे पास, सपोज ये सेट्स हैं a1 a2 an, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से हम लिखेंगे a1 क्रॉस a2 इसी तरह से क्रॉस an। अगर 2 सेट्स हैं तो a1 क्रॉस a2 हो जाएगा। ठीक है, 3 सेट्स हैं तो a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 हो जाएगा। तो हमारे अगर ये सेट्स हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, कैन बी डिफाइंड एज ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ से एक जो एलिमेंट है वो हम यहाँ से उठाएंगे, साथ में एक एलिमेंट दूसरे सेट का उठा लेंगे a1 और a2 का उठाएंगे, फिर अगर 2 सेट्स हैं तो a1 और a2 का अलग अलग जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे पेयर्स बनाएंगे।
ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाती है। तो अगर उससे ज़्यादा है तो देखिए ये एक पेयर बन जाएगा जिसमें x1 आपका a1 से बिलोंग करता है, x2 a2 से करता है, इसी तरह से xn an से करता है। ठीक है, तो अगर जितने भी सेट्स होंगे अकॉर्डिंगली हमारे क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स आते रहेंगे एक डिफरेंट पेयर्स में। ठीक है ना, तो देखिए इफ़ वी टेक टू सेट्स, ए अगर हमने एक सेट लिया और बी एक सेट लिया, ए में ए बी है और बी में 1 2 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, ए एंड बी के, ए इंटू बी, ए क्रॉस बी, इस तरह से हम उसे डिनोट करेंगे। और देखिए कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, पहले ए का एलिमेंट आएगा ए, फिर उसके साथ क्या आएगा 1, फिर ए के साथ 2, फिर बी के साथ 1 एंड फिर बी के साथ 2। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पे रहेगा आपके पास द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, उसमें आप कैसे डिनोट करें, बी क्रॉस ए। अब आपके पास पहले 1 होगा, 1 के साथ ए, देन 1 के साथ बी, फिर 2 के साथ ए, फिर 2 के साथ बी। ठीक है, ये हमारे पेयर्स बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे यही बनेगा बेस रिलेशंस के लिए हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, तो कई बार ये लॉज पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसमें ऐसा बहुत कुछ समझाने का नहीं है, आपको ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, क्या होता है ये हम कोआ में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बस आपने याद रखनी है कि ए बी सी 3 चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, ए बी सी 3 है इसमें, और चाहे हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, चाहे उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक बार एसोसिएटिव याद रखना है आपने। जो 3 वाला है ना वो एसोसिएटिव है, जो ये 2 वाला होता है जिसमें 2 का ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये वाला जो होता है इसमें आपके पास क्या रहता है, 2 सेट्स का ऑर्डर चेंज हो रहे हैं या 2 वेरिएबल्स हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपके पास वो कौन सा कॉम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का तो पता चल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो क्या है आपके पास डिफरेंट इस तरह से यूज़ हो रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आगे फर्दर। ठीक है, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई पे एडिशन, इस तरह से यहाँ पे आपके पास यूनियन के ऊपर इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको पता है। अब डी मॉर्गन्स लॉ है, तो कॉम्प्लीमेंट इस तरह से हमारा हो जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ पे सिंबल होता है उसका क्या हो जाता है, यहाँ रिवर्स हो जाता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। देन आइडेंटिटी लॉज हैं, तो इसमें आपके पास ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, यूनियन जब भी करेंगे तो बड़े वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिवर्स बड़ा है तो यूनिवर्सल आ गया। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटे वाला रहेगा तो ए आ जाएगा, अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो फाई आ जाएगा। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट के लॉज हैं, यू कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फाई, एंड ए के साथ यूनियन कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट का तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्स। इन्वोल्यूशन लॉ में आ जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं फर्दर तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ लॉज हैं या प्रॉपर्टीज कह लीजिए सेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ लेट ए पी इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड के क्यू इज इक्वल्स टू के एल एम एन। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है पी एंड क्यू का। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिखा पी क्रॉस क्यू। अब ए के साथ हर एलिमेंट को क्या करेंगे, पेयर बनाते रहेंगे, ए के ए एल ए एम एंड ए एन। इसी तरह से बी के साथ सबका बन जाएगा बी के बी एल बी एम एंड बी एन। अभी सी के साथ सबका बन जाएगा सी के सी एल सी एम एंड सी एन। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बन जाएंगे, सभी प्रोडक्ट बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखेंगे आज की क्लास में, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो व्हाट एक्चुअली दिस प्रिंसिपल इज। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कहीं पे भी आपका जो पेपर 1 होता है उसमें भी आ जाते हैं, कंप्यूटर से ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर में ही आए, जर्नल में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसे एक बार समझ लेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं, लेट ए बी एनी 2 फाइनाइट सेट्स। तो ए यूनियन बी क्या होगा, हमेशा ए प्लस बी एंड माइनस ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो दिस इज नंबर ऑफ, जो भी नंबर रहेगा क्या रहेगा ए यूनियन बी का, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
तो देखिए यहाँ पे हम इंक्लूड क्या कर रहे हैं, ए और बी को इंक्लूड कर रहे हैं यूनियन में, और एक्सक्लूड किसे कर रहे हैं, इंटरसेक्शन को एक्सक्लूड कर रहे हैं. So that's why it is known as inclusion exclusion principle, where we are including something as well as we are excluding something. तो इसी तरह से अगर ए बी सी 3 सेट्स हैं हमारे पास, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रहेगा. तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी. साथ में हम माइनस क्या करेंगे, देखिए ए यूनियन बी था तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी में क्या आया, ए को पहले ऐड किया फिर बी को ऐड किया. तो देखो ये वाली जो चीज़ थी ये हमारी 2 टाइम्स ऐड हो गई थी, इसीलिए हमने उसे 1 टाइम क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया. जब हमारे पास 3 सेट्स होंगे, जब हमारे पास 3 सेट्स हैं अगर, ठीक है, हमारे पास कितने सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, ठीक है. तो 3 सेट्स के केस में अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो देखिए हम ए को भी ऐड कर चुके पहले, बी को भी ऐड कर चुके, सी को भी ऐड कर चुके, ठीक है. अब देखिए जो हमारे इंटरसेक्शन वाली चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, बार बार ऐड हो रही हैं, ठीक है. तो अब उसे क्या कर रहे हैं, हम डिडक्ट कर रहे हैं. तो हमने क्या डिडक्ट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी क्या करेंगे, 3 बार डिडक्ट कर देंगे. तो इसका मतलब जो हमने ये किया, ये एक बार डिडक्ट कर दिया, फिर दूसरी बार ये चीज़ डिडक्ट कर दी, और फिर हमने ये डिडक्ट कर दिया, ठीक है. तो ये हमने क्या किया, डिडक्ट किया. तो हमारा ऐड कितनी बार हुआ था, जो ये वाला इन बीच वाला था, ठीक है. ये जो चीज़ होती है ये क्या है आपकी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. जो ये वाला पोर्शन है ये तीनों में जो इंक्लूड हो रहा है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है. तो इसे हमने पहले 3 बार ऐड कर दिया था और अब 3 बार हमने क्या किया, डिडक्ट कर दिया. तो ये एक बार भी नहीं आया, ठीक है, ये एक बार भी नहीं आया. तो उसके लिए हमने अब क्या किया, इसे ऐड कर दिया, ठीक है. इसमें हमारा तीनों बार ये एक एक बार ऐड हो गया था, लेकिन अब तीनों बार हमने क्या कर दिया, इसे साथ के साथ डिडक्ट कर दिया. तो हम इसे क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे अब, ठीक है. तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसमें हम क्या माइनस कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ए में भी आ चुका और बी में भी आ चुका. जब उसे एक बार माइनस कर दिया तो एक बार वो रहेगा हमारे पास, ठीक है. अब इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन हमारा पूरा पहले ऐड हो चुका है, ठीक है, 2 बार ऐड हो चुका, क्योंकि ए वाले में भी ऐड हो गया और सी वाले में भी. तो हमने उसे क्या किया है, अभी एक बार माइनस कर दिया, ठीक है. इसी तरह से ये वाला पोर्शन भी हमारा ऐड हो चुका था, अभी मैंने इसे भी माइनस कर दिया. लेकिन अब देखिए ये वाला पोर्शन जो था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, ये तीनों बार ऐड हुआ था और तीनों बार डिडक्ट हो गया, तो एक बार भी नहीं हमारा रहा, इसलिए हमने इसे क्या किया, ऐड कर लिया अगेन. तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है. तो चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए. 40% फैमिलीज क्या बाय कर रही हैं, न्यूज़पेपर ए बाय कर रही हैं, और 20% फैमिलीज परचेज कर रही हैं न्यूज़पेपर बी, और 10% फैमिलीज परचेज कर रही हैं न्यूज़पेपर सी, ठीक है. और 5% परचेज कर रही हैं ए एंड बी. ए एंड बी कितनी परचेज कर रही हैं, 5%, और साथ में बी एंड सी कितनी परचेज कर रही हैं, 3%, और 4% आपका परचेज कर रही हैं ए एंड सी, ठीक है. अभी 2% ऐसी फैमिलीज हैं जो परचेज कर रही हैं तीनों न्यूज़पेपर्स, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कितना है, 2% है, ठीक है. अब इसके बेस पे आपको ये सभी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है. इसके बेस पे अब हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इन्हें कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर, ठीक है. वो फैमिलीज हमने देखनी है जो न्यूज़पेपर परचेज कर रही हैं, ठीक है. तो वो फैमिलीज में आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है. वो सभी फैमिलीज जो न्यूज़पेपर्स परचेज कर रही हैं, ठीक है. तो अब आपका फिगर क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है. तो देखिए यहाँ हम वेन डायग्राम से अगर कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को, तो कितनी चीज़ें मर्जी पूछी होंगी तो फटाफट से कैलकुलेट हो जाएगा. एक बार आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे 40% फैमिलीज देखिए क्या परचेज करी हैं, ए न्यूज़पेपर. 20% फैमिलीज क्या परचेज करी हैं, बी न्यूज़पेपर,
और 10% फैमिलीज परचेज कर रही हैं सी न्यूज़पेपर, 5% परचेज कर रही हैं ए एंड बी। ठीक है, तो ये टोटल क्या है 5 है, ये टोटल क्या है 5 है। अब हमें दे रखा है कि जो लोग तीनों न्यूज़पेपर्स को परचेज कर रहे हैं वो कितने हैं 2%। तो हमने क्या करना है, टोटल ये 5 है तो इसमें से 5 में से 2 डिडक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह से 4% दिए हुए हैं जो ए और सी को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, 4% दिए हैं जो ए और सी को परचेज करते हैं। तो देखिए ये ए और सी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या 4%, 4 में से ये वाला 2 गया तो ये कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह से अभी हमें दिया हुआ है 3% परचेज करते हैं बी एंड सी, तो यहाँ पे ये 3% है, 2 यहाँ पे हमने ले रखा है तो ये 1 डिडक्ट किया तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 1। अब हम क्या करेंगे, 40 में से क्या डिडक्ट कर दिया हमने, ये 3, ये 2 और ये 2, तो यहाँ पे कितना बचा 33%। यहाँ पे कितना आया हमारे पास 33%। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास क्या 20%, 20 में से 3 गया, 2 गया और 1 गया। जो सिर्फ बी पढ़ते हैं, जो सिर्फ न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं वो कितने रह गए 14%। इसी तरह से यहाँ पे जब हमने 10 में से डिडक्ट किया 2 2 1 तो ये वाले कितने आए 5%। तो ऐसे लोग जो सिर्फ सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने रह गए हमारे पास 5%। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर परचेज कर रहे हैं, चाहे वो 1 कर रहे हैं, चाहे वो 2 कर रहे हैं, चाहे वो 3 कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे वो परसेंटेज निकालना है जो लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हम क्या यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 40 + 20 + 10, 40 + 20 + 10 एन ए, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, वो सब चीज़ आ गई। फिर साथ में माइनस क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, जो भी है नंबरिंग। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा -5 -3 एंड -4। अब क्या ऐड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वो नंबर आ जाएगा जो लोग कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 40 + 20 + 10 नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो 2 न्यूज़पेपर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये परसेंटेज आपका वो नहीं देगा जो लोग न्यूज़पेपर ले रहे हैं। ठीक है, ये वो परसेंटेज है कि जो लोग उसमें वो भी इंक्लूडेड है जो लोग न्यूज़पेपर परचेज 2 भी कर रहे हैं और 3 भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या बना 60 + 70 माइनस आपके पास क्या बना, ये -8 -4 -12 + 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया 70 - 10। तो 60% लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, 100% में से 60% ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर परचेज कर रहे हैं। अभी यहाँ तो परसेंटेज आ गया, अगर आपको नंबर ऑफ फैमिलीज कैलकुलेट करना है तो आप 10,000 का परसेंटेज कैलकुलेट करके 6,000 फैमिलीज आ जाएंगी जो परचेज कर रही हैं न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर ए ओनली कितनी फैमिलीज ले रही हैं, ये फैमिलीज हैं। ठीक है, तो ये फैमिलीज कितनी है 33% है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ फैमिलीज आपसे पूछा गया है, इस टर्म्स में पूछा गया नंबर ऑफ फैमिलीज में, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपको एक बार परसेंटेज पता होना चाहिए तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 33% ऐसी फैमिलीज हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए परचेज करी हैं। अब न्यूज़पेपर बी कितनी फैमिलीज परचेज करी हैं, सिर्फ 14%। ठीक है, जो सिर्फ न्यूज़पेपर बी ले रही हैं वो कितनी हो जाएंगी 14%। न्यूज़पेपर सी कितनी फैमिलीज ले रही हैं सिर्फ, तो वो हो गई आपके पास 5%। नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब वो फैमिलीज हमने कैलकुलेट करनी है जो कुछ भी परचेज नहीं कर रही हैं। तो देखिए उसमें से हम क्या करेंगे, यूनिवर्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये टोटल यूनिवर्स में हमारे पास 100% है, माइनस क्या कर देंगे जो लोग परचेज कर रही हैं। तो 40% ऐसी फैमिलीज हैं जो कुछ भी परचेज नहीं कर रही हैं। ठीक है, जो परचेज कर रही हैं वो कितनी फैमिलीज हैं 60% है, चाहे वो 1 ले रही हैं, चाहे 2 ले रहे हैं, चाहे 3 ले रहे हैं। तो वो परसेंटेज कितना है 60% है।
ठीक है, तो उसमें से अब हमने क्या 100 में से माइनस कर दिया 600, तो हमारे पास क्या आ गया 40% आ गया। ठीक है, तो 40% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी परचेज नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर परचेज कर रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसे ऐड कर लेंगे 33% प्लस 14% एंड प्लस 5%। ये सब फैमिलीज ऐसी हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर ले रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए एंड बी ओनली। ठीक है, जो फैमिली सिर्फ ए और बी पढ़ रही हैं। ठीक है, तो वो कौन सी फैमिलीज हैं, देखिए वो फैमिलीज होंगी ये वाली 3% फैमिलीज। ठीक है, 5% जो हमें दिया हुआ है ए और बी पढ़ रही है, तो देखिए उसमें से 2% ऐसे लोग हैं जो सी भी पढ़ रहे हैं। तो ए और बी सिर्फ पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 3% हो जाएंगे। ठीक है, तो 3% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 300 फैमिलीज हमारे पास आ जाएंगी जो न्यूज़पेपर ए और बी पढ़ रही हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर बी एंड सी, तो देखिए बी और सी कितने लोग परचेज कर रहे हैं, तो बी और सी अगर हम देखें तो वो सिर्फ 1% है। ठीक है, बी और सी कितना है 1% लोग हैं जो बी और सी न्यूज़पेपर परचेज कर रहे हैं। तो वो हमारे पास टोटल फैमिलीज अगर हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में तो 1% आ जाएगा, और नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 100 आ जाएंगी फैमिलीज। देन वी हैव नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय सी एंड ए ओनली, तो देखिए सी एंड ए जो हैं वो फैमिलीज हैं हमारे पास 2% फैमिलीज। तो 2% रहेगा यहाँ पे आपके पास जो फैमिलीज ए और सी न्यूज़पेपर परचेज कर रही हैं। और फर्दर अगर नंबर देखते हैं तो वो क्या आ जाएगा 200। देन वी हैव नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, वो फैमिलीज का नंबर देना है जो कम से कम 2 न्यूज़पेपर्स परचेज कर रही हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या ऐड कर लेंगे, ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये या तो 2 हैं या 3 वाले हैं, एटलीस्ट मतलब 2 और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, ये ऐड कर लेंगे हम 3 + 2 + 2 + 1, तो ये सब आ जाएंगे आपके पास जो लोग परचेज कर रहे हैं कम से कम 2 न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5 + 7 + 1, तो 8% लोग आपके पास ऐसे आ जाएंगे जो परचेज कर रहे हैं कम से कम 2 न्यूज़पेपर्स। एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय एट मोस्ट 2 न्यूज़पेपर्स। ठीक है, वो फैमिलीज हमें फाइंड आउट करनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 न्यूज़पेपर्स लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2% फैमिलीज ऐसी हैं जो 3 न्यूज़पेपर्स लेती हैं। एटमोस्ट में हमारे 1 वाले भी आ जाएंगे और 2 वाले भी आ जाएंगे और 0 वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, जो कोई भी नहीं परचेज कर रहे हैं देखिए वो वाली फैमिलीज भी आ जाएंगी इसमें। तो 0 + 1 + 2 करेंगे हम यहाँ पे, तो सिर्फ 2% हम क्या करेंगे डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 100% है टोटल, उसमें से 2% डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 98% रह जाएगा। 98% फैमिलीज ऐसी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेती हैं 2 न्यूज़पेपर्स लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 वाले भी क्या करेंगे ऐड करेंगे और साथ के साथ 1 जो न्यूज़पेपर ले रहे हैं और जो 2 ले रहे हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, जो 3 वाले हैं बस उन्हें हम क्या करेंगे एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स। वो फैमिलीज आपने निकालनी है जो सिर्फ 2 ही न्यूज़पेपर्स ले रही हैं, मतलब कुल मिला के 2 ही ले रही हैं, मतलब कि भाई ना तो 1 वाले काउंट करने हैं हमने ना 3 वाले करने हैं, सिर्फ वो फैमिलीज जो 2 न्यूज़पेपर्स ले रही हैं। तो देखिए 3, 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो टोटल कितना परसेंट हो गया फैमिलीज का जो 2 न्यूज़पेपर्स ले रही है 6% आ गया। ठीक है, और नंबर ऑफ फैमिलीज फर्दर कैलकुलेट करना है तो वो हमारा हो जाएगा। And that's all for this video. Thanks for watching and stay connected.